ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनादेश 2024 में जहां हम लगातार कह रहे हैं कि मतदान आपका अहम अधिकार है। आप जन भागीदारी कर लोकतंत्र के इस पर्व को सुनिश्चित कर जरूर निभाएं अपना ये संवैधानिक दायित्व। जी बिल्कुल, और लगातार जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज खासतौर से 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 राज्यों में 49 लोकसभा सीट पर जो मतदान है वो जारी है। और अभी तक का जो समय हुआ है, इस दौरान कितना जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है, कैसे कैसे जो मतदान है लगातार चल रहा है, तमाम जो खबरें हैं आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 49 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। ओडिशा में 35 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर हर सुविधा है मौजूद। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों में मताधिकार के लिए उत्साह। तमाम दिग्गज नेताओं और उद्योगपतियों समेत बॉलीवुड कलाकार भी कर रहे हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल। करीब 9 करोड़ मतदाताओं के हाथ में है 695 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेताओं के भाग्य का आज होना है फैसला। ओडिशा में चढ़ा सियासी पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरी में रोड शो पर निकले। बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने भी तेज की प्रचार की धार। ओडिशा के बाद बंगाल में होगी पीएम की रैली। ममता बनर्जी भी अपने गढ़ में तैयार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में बासुरी स्वराज के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह भी दिल्ली समेत हरियाणा में संभालेंगे कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी, अखिलेश और मायावती भी देंगे अपने प्रचार को धार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी। और इसी मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री का काफिला जब पुरी की सड़क से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की। इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक या फिर हम कहें उड़िया अस्मिता, उड़िया गौरव की देखने को मिला। तो अगले 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लोकसभा चरण के 5वें चरण की अगर हम बात करें तो उसका मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर जिस तरीके से लगातार हिस्सा ले रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट की बात करें तो यहाँ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मतदाता कतार में लगे हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। जबकि ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ 35 विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ साथ 5 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और वहाँ भी इसी तरह की जो लंबी कतारें हैं वो नजर आईं। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार ये अपील की गई है कि जो मतदाता हैं अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने पहुँचें। और देश भर के करीब 94,732 मतदान केंद्रों पर 9,47,000 मतदान अधिकारी इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार डीडी न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जलपान बाद में, लेकिन उससे पहले आप वोट जरूर डालें। और ये लोकतंत्र की सफलता की तस्वीर है। हम देख सकते हैं बारामूला की तस्वीर है, जहां पर लोग वोट करने के लिहाज से बाहर निकले हैं। और प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। इस चरण में सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटर्स से भी विशेष अपील कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जन भागीदारी को बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री लगातार जागरूक करते हैं मतदाताओं को और उनके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। गृहमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से ये अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान चल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में इन प्रदेशों के सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करता हूं। अपने एक वोट की ताकत से ऐसी सरकार बनाइए जो हर गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय और मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित कर सम्मानजनक जीवन का अधिकार देने का काम करे। और केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। हालांकि उनकी अगर बात की जाए तो ये उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा। वो लगातार राज्यसभा से सांसद और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये लोकसभा चुनाव 2024 पीयूष गोयल के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। और उस लिहाज से राज्यसभा से 3 बार सांसद हैं और कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार उनका ये मानना है कि मुंबई कर होने का फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। हालांकि जो दूसरी पार्टियां जिन्होंने अपने उम्मीदवार यहाँ उतारे हैं, उनका मानना है कि वो बाहरी हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि वो एक सच्चे मुंबई कर हैं। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप पीयूष गोयल, जिन्होंने मुंबई के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। हर आम और खास जो है अपनी भागीदारी आज जता रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सरवर मलिक को मैदान में उतारा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने वोटिंग के बाद लोगों से घरों से बाहर निकलने और मतदान करने की भी अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने मत अधिकार का उपयोग किया। मतदान करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से राष्ट्र के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। साध्वी आइए आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी इस वक्त क्या कह रही हैं। हालांकि उनकी सीट पर आज चुनाव होना है, क्या कह रही हैं ये सुनते हैं। राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का, प्रत्याशी बदलने का अमेठी से नामांकन भरा है स्मृति ईरानी ने। पिछली बार अगर बात की जाए तो राहुल गांधी को अच्छे खासे वोटों से हराया था। इस बार वहां पर विश्वास जताया है किशोरी लाल जी पर कांग्रेस ने कितना दमखम दिखा पाएंगे और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, ये वक्त बताएगा। और शायद खासतौर से यहाँ पे वोटिंग के बाद शायद मीडिया से मुखातिब हो रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए साध्वी निरंजन ज्योति की, जिन्होंने लगातार अपना वो पहुंची थी वोट डालने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और हर आम खास जो है वो अपना दायित्व आज निभाता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर सीट से खड़ी हैं ये, आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद लल्लू सिंह ने जनता से ये अपील भी की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल है ज़रूर करें और विकसित भारत के लिए जो वोट है वो ज़रूर डालें। तो सांसद हैं लल्लू सिंह, जब हम फैजाबाद की बात करते हैं, और सपा के अवधेश कुमार उनके खिलाफ चुनावी थाल ठोकते हुए इस अहम सीट पर।
हालांकि वो लगातार विकसित अयोध्या की बात कर रहे हैं, लेकिन अवधेश कुमार का कहना है कि भगवान राम मेरे मन में है, क्या उनकी नैया पार लगाएंगे ये देखना होगा। और वहीं बात करते हैं एक और चर्चित वीवीआईपी हॉट सीट की, रायबरेली की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया है। उनके खिलाफ यहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी, जिन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से अपना नामांकन भरा था, वायनाड से भी भरा था, और यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रायबरेली परंपरागत सीट है, कांग्रेस का गढ़ के रूप में इसे माना जाता है, जहां से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, इस वजह से इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात मुंबई की करते हैं, मुंबईकर्स भी पीछे नहीं है। तो मुंबई की जो सभी 6 लोकसभा सीटें हैं उन पर वोटिंग शुरू हो गई है। कई अभिनेता और उद्योगपति हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो देखिए, ये समझना होगा हमें कि वोटिंग की प्रक्रिया बेहद अहम है, चाहे उद्योगपति है या अभिनेता। और इसके साथ साथ ना सिर्फ उद्योगपति बल्कि जो सिने कलाकार हैं, खासतौर से अपने अक्षय कुमार की बात करें तो मुंबई के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया और मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित और मजबूत हो, मैंने इसे ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। और खिलाड़ी कुमार ने मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की है। एक्शन के लिए जाने जाते हैं, यहाँ एक्शन में नजर आए वोटिंग के लिहाज से। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार जो सिने कलाकार हैं अक्षय कुमार, उन्होंने भी कहा कि काफ़ी ज़रूरी है आप भी वोट कीजिए और वो भी एक विकसित राष्ट्र चाहते हैं, उसके लिए वोट कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आप तक जनता का उस आदेश लाने के लिए जिसे हम जनता जनार्दन का आदेश बोलते हैं। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर से बारामूला की बात की जाए तो हमारे साथ रमा त्यागी हैं, अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तापस भी हैं। आप सभी के पास वापस आएंगे, जानेंगे कि वहां पर किस तरह की सियासी हलचल है, खासतौर पर मतदान केंद्र हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जनादेश 2024 में जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो
फिर से हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ रोचक तथ्य आपके समक्ष रखना चाहेंगे, खास तौर पर इस 5वें चरण से जुड़े हुए। बिल्कुल, और खासतौर से जब हम आंकड़ों की बात करते हैं या किस तरीके से देखिए, जो एक तरीके से फैक्ट्स हम अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि इस 5वें चरण की जब हम बात कर रहे हैं, कुल अलग अलग राज्यों की सीटों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 सीटें हैं जिन पर जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से आंचल शुरू हो चुका है। बिल्कुल अहम 14 सीटें हैं ये। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 80 की रसाकशी, लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता हुआ नजर आता है और कई अहम उम्मीदवार हैं जिनके चुनावी किस्मत का फैसला आज होना है। रुक करते हैं अलग राज्यों का। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 13 अब वो सीटें हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, कई उम्मीदवार, पीयूष गोयल की हम बात करें, उनकी चुनावी किस्मत का फैसला यहाँ पर होना है। दिग्गज नेता। और सबसे बात अहम यहाँ पर है कि एनसीपी में भी 2 फाड़ है। फिर हम बात करते हैं जब यूबीटी की, तो उसमें भी 2 फाड़ होते हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 7 सीटें हैं जहां पर जो लोकसभा का चुनाव है वो आज शुरू हो चुका है 7 बजे से। और पश्चिम बंगाल खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसके। बिल्कुल, हुगली सीट, बानगांव सीट काफी अहम है। बिहार की 5 अहम सीटें, जिसमें सारण की हम बात करते हैं, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आएगा आरजेडी और बीजेपी के बीच। बिल्कुल, और खासतौर से बिहार की जो 5 सीटें हैं उन पर हमने देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लगातार जो मतदान हो रहा है। और यहाँ भी क्योंकि जब जहाँ मुकाबला दिलचस्प होता है वहाँ सबकी निगाहें रहती हैं और हमारी भी निगाह यहीं पर कि बिहार की जो 5 सीटें हैं, हाजीपुर सीट तो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। चर्चित वो तो बिल्कुल चर्चित। सही बात करते हैं ओडिशा की। इन 5 सीटों का जिक्र लगातार हमने किया, उसमें 2 अहम सीटें, जिसमें सुंदरगढ़ की अगर बात की जाए कंधमाल है। और यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प, क्योंकि जिस तरह से इन सीटों की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव भी ओडिशा में है, जहां आज 35 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। उस लिहाज से वहां की राजनीतिक समीकरण को भी देखना और समझना होगा। बिल्कुल, समीकरण जो है बदलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल झारखंड की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर यहाँ भी जो मतदान है वो आज हो रहा है 5वें चरण के लिए। और झारखंड में हमने देखा किस तरीके से जो चुनाव से पहले जो स्थितियां रही हैं राजनीति के लिहाज से, उनका असर भी जाहिर तौर पर हमें लग रहा है आंचल देखने को मिलेगा। अहम सीट जम्मू कश्मीर की एक सीट बारामूला, जहां से उमर अब्दुल्ला खड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी साख बचाने के लिहाज से ये सीट अहम। और 370 हटने के बाद यहाँ पर किस तरह से मतदान बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, वहां से भी एक सीट पर जो आज हम कह रहे हैं कि और इस एक सीट पर चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेहतरीन काम किया। हमने तमाम रिपोर्ट देखी जो हमारे वहां पर संवाददाता मौजूद थे कि किस तरह से इस एक सीट के लिए भी तमाम जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। तो अब ये जो आंकड़ा है 5वें चरण की हम बात करें तो कुल उम्मीदवार 695, जिसमें बीजेपी की 40, कांग्रेस 18, बसपा 46 और अदर्स की जब हम बात करें जिसमें निर्दलीय भी हैं, तमाम अन्य भी हैं, वो 591। बिल्कुल, कुल 695 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज जो जनता जनार्दन है वो ईवीएम में कैद कर देगा। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये खासतौर से देखिए जो बीजेपी के 40 जब सीटों की हम बात कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि जो 40 प्रत्याशी हैं वो किस तरीके का 2019 के आंकड़ों को आप देखिए कि 49 सीटें थी, 40 किसके खाते में गई? देखिए 40 खाते में गई एनडीए के, और बात की इंडी गठबंधन की तो 7 और 2 अन्य की। तो क्या इसे और बढ़ा पाएगी बीजेपी? एक मजबूत स्थिति लेकिन इससे नजर आती है कि 2019 में जिस तरह का प्रदर्शन किया एनडीए ने, वहां पे किस तरीके से जो स्थिति है वो नजर आती है। चलिए, प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार दिया है, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर दिखाएंगे इसे आगे। चुनाव से पहले ही जिनके तीसरे टर्म की बात हो रही है, लोगों को इंतजार है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, बेहद ही स्वागत है। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री जी, सुबह के 8 बजे, इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई प्रधानमंत्री सुबह होते ही जनता के बीच पहुंच जाए। पूरी में हम जब सुबह 7 बजे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तब से मैं हैरान था कि 6:30-7 बजे से हजारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े थे। मैं देश की जनता का बहुत ही ऋणी हूँ, मैं उड़ीसा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, और खास करके पूरी ने पूरा मन भर दिया। आज मैं पूरी को सर झुका करके नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, पुरी में हम खड़े हुए हैं, उड़ीसा में 25 साल का यहाँ का शासन जिनको आप सीधे चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल भी है और साथ में बिहार भी लगता है। इस बार 5 चरण के चुनाव के बीच क्या मूड लग रहा है जनता का? 4 चरण के चुनाव, इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं
वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं लगातार लोग आपको कैमरों में कैद करना चाह रहे हैं अपने एक एक झलक के लिए। नारी शक्ति जिसकी आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं, और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा मोदी तो भगवान है। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है, ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है, या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है, और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ये ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए 2 मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कहता हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं, और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दें, तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है, और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे, जब हमने देखा 14 में भी 19 में भी आपके खिलाफ जब भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ निचले स्तर पर जाकर, जनता ने और ज्यादा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। इस बार भी कोई आपको तानाशाह कह रहा है, कोई कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है लोकतंत्र, और यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है एक चाय वाला प्रधानमंत्री इसीलिए बना क्योंकि हमने देश में ऐसा लोकतंत्र बनाया। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा,
और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एमपीसी के सिवाय कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। और इसलिए दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी नहीं मानते। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उठा करके फुटपाथ पर रात को फेंक दिया था और पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। अंत में प्रधानमंत्री जी, आप अभी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, आशीर्वाद आपने उनका लिया है। आप जिन शहजादे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म पर अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, वो चुनौती दे रहे हैं। मैं उनके धर्म के ज्ञान के विषय में जानता नहीं हूँ कुछ, और मैं अपने आप को कभी ज्ञानी कहता नहीं हूँ। मुझे तो धर्म से बहुत कुछ सीखना है। एक अगाध समुंदर है, शायद मैं 7 जन्म उसमें डुबकी लगाता रहूं तो भी मैं पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा। ये उसका सामर्थ्य, उसका विस्तार, उसकी विरासत इतनी बड़ी है कि मैं नहीं कह सकता हूं कि वे इतना जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। मुझे उनका, मेरा व्यक्तिगत कभी चर्चा हुई नहीं है और मीडिया में भी कभी धर्म पर उनका शास्त्रार्थ मैंने सुना नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं। मैं मानता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो अब 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम और इतनी गर्मी से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरह आश्वस्त है अपने तीसरे टर्म को लेकर, और विपक्ष जो हमले कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने एक एक कर जवाब दिया। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, पूरी से डीडी न्यूज के लिए। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने ये देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने इसमें कहा कि संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी, क्योंकि लगातार जो कटाक्ष और जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष द्वारा कि भाई संविधान खतरे में, उसका साफ तौर पर प्रधानमंत्री जवाब देते हुए कि संविधान से ही देश चलता है। बिल्कुल, और उन्होंने सीधा जो हम कह सकते हैं बताया कि कैसे एक परिवार की 4 पीढ़ियों ने संविधान को बदलने का काम किया, जो अब उन पर आरोप लगाती हैं कि संविधान को कहीं बदल ना दें। और उससे पहले उन्होंने बताया कि कैसे जो नारी शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, वो देश को किस तरीके से जो विकास हो रहा है उसकी गति को बढ़ाने में कारगर साबित होता नजर आता है। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, विकास की बात
बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो महिलाओं की अगुवाई को लेकर वो विकास मॉडल की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को नई गति देने की बात करते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस साक्षात्कार में भी दिया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म को मैं समझता हूँ और सीख रहा हूँ, यानी कि ये जो सीखने का जो अनंत प्रयास है, हाँ, बिल्कुल एक अनंत प्रयास है, वो लगातार जारी है और मुझे इसे सीखकर समझकर बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल आंचल, और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जिस पद पर वो हैं, जो प्रतिष्ठा है उनकी, वो एक कार्यभार है, एक जिम्मेदारी है, और वो कोशिश यही करते हैं कि उस जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा सकें। बिल्कुल, और एक जो बहुत दिल छू लेने वाली तस्वीर उन्होंने साझा की, दिखाई कि किस तरह से वो भावुक होते हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर जब इस तरह की तस्वीरें मैं देखता हूँ, रोड शो में छोटी सी बच्ची हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रही थी, ये तस्वीर आपको प्रधान सेवक, जन सेवक, लोगों के मन को छूना और उस खाई को पाटने के रूप में एक सेतु की तरह जिस तरह से वो काम करते हैं, इसकी नई ऊर्जा, नई संजीवनी, नई शक्ति देती है। जी बिल्कुल, और इसलिए कहते हैं कि मैं जो देश की जनता है उसका ऋणी हूँ, तमाम जो परिवारजन हैं, और कैसे जो देश का लोकतंत्र है उसकी शक्ति का भी उन्होंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया कि कैसे देखिए एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ये उस देश के लोकतंत्र की ही शक्ति है। और जिस तरह से इंडी गठबंधन के सूर्य के अस्त होने की बात उन्होंने खास तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की, तो उन्होंने कहा कि किस तरह से लोगों का संकल्प है, ये 400 पार की जब वो बात करते हैं तो ये लोगों का संकल्प है, और सबसे बड़ा संकल्प ये कि तमाम रोड शो से चुनावी जनसभाएं हमने देखी, इसकी अगुवाई खुद जनता करती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, और ख़ास तौर से ना सिर्फ जो जनता है अगुवाई करती है, रोड शो में जिस तरह की बानगी नज़र आती है, उन तमाम अहम सवालों पर यहाँ बेबाकी से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो हैं जवाब देते नज़र आए, और उन्होंने अलग अलग जो मुद्दे थे उनके बारे में अपनी जो राय है वो भी रखी। और ख़ास तौर से जो हमारे दूरदर्शन के दर्शक हैं डीडी न्यूज़ के, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि वो दर्शन करके आए थे मंदिर से जगन्नाथ जी के, और कामना वो यही करते हैं कि सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और ख़ासतौर से क्योंकि आज का जो अहम दिन, जब हम कह रहे हैं कि 5वें चरण का मतदान भी चल रहा है, उस बीच जब इस तरह की कामना की जाती है, और ये शायद हम उम्मीद नहीं कर सकते जो आम जनता अहम है। देखिए, प्रधान सेवक के तौर पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सीखना चाहता हूं, और एक विद्यार्थी के रूप में राजनीतिक कद देखिए आप उनका, और उनका अंदाजे बयान देखिए कि लोगों के साथ जो एक कनेक्ट है, जिसको हमने साफ तौर पर देखा है, कई उसके चश्मदीद साक्षी रहे हैं, उसके बाद उनका ये मानना कि मैं देश की जनता का ऋणी हूं, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से जनता के प्रति उनका समर्पण भाव है, और जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ धर्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो एक असीमित दायरा है, और 7 जन्म तक भी शायद मुश्किल है, लेकिन बतौर एक विद्यार्थी वो उनकी सीखने की जो ललक है वो यहाँ नजर आती है। लगातार वो जो सोशल मीडिया माध्यम से तो कर ही रहे थे, उन्होंने डीडी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव मंच के माध्यम से भी कही कि वोट जरूर करें, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, और मतदान की बात की जाए, उससे संबंधित तमाम जो ताज़ा खबरें हैं वो लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है जनादेश 2024 में, और ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ रोचक तथ्य आपसे साझा कर रहे थे, जहां हमने 2019 के आंकड़े दिखाए थे, और अब हमने आपको सीट वार भी बताया कि आज जो अहम 49 सीटें जहां पर मतदान है, अब दिखाते हैं वो तमाम VVIP कैंडिडेट्स। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से खड़े हुए हैं राजनाथ सिंह, हैट्रिक लगाने की तैयारी है इनकी। बिल्कुल, तीसरी बार देखिए चुनावी मैदान में है, और लखनऊ सीट जो है वो बीजेपी के लिए गढ़ मानी जाती है कि लगातार जो जीत है वो हासिल हुई है। साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल की अगर हम बात करें, वो चुनावी समर में है और उन्होंने अपना मतदान भी किया।
बिल्कुल, और यहाँ से उनके लिए मुकाबला खड़ा क्योंकि बाहरी होने का टैग उन पर लग रहा है। लगातार जो उनके खिलाफ खड़े वो कह रहे भाई हम भूमिपुत्र हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ये सीट सबसे चर्चित सीट जहां पर राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा अमेठी छोड़कर। क्या रायबरेली की जनता जितना प्यार इंदिरा गांधी को और साथ ही साथ सोनिया गांधी को किया उतना कर पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट की हम बात करें, स्मृति ईरानी जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में है और यहाँ हमने देखा किस तरीके से जो एक जन समर्थन है वो उनके साथ अब जुड़ चुका है। बिल्कुल, और किशोरी लाल यादव को किस तरह से उतारा गया उनके खिलाफ, ये देखना होगा। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, बारामूला से एनसी से खड़े हैं उमर अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या जनता उनको उतना प्यार कर पाएगी या नहीं, ये देखना बिल्कुल होगा। एक तरीके से साख जो है उमर अब्दुल्ला की वो आज दाव पर है। और इसके साथ साथ बिहार की सारण सीट की हम बात करें तो राजीव प्रताप रूडी जो हैं काफ़ी उत्साहित नजर आए थे। प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर रैली भी की थी और लगातार जीत कर लेकर आश्वस्त नजर आए हैं अभी तक भी। बिल्कुल, सारण की सीट बहुत अहम हो जाती है जिनके खिलाफ उन्होंने कई ऐसे उम्मीदवार उतारने की कोशिश की गई है जो कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोकेंगी। यहीं बात कर देते हैं आरजेडी की जो बिटियां यानी कि रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी भी है, रहती सिंगापुर में, इसीलिए जब वो चुनाव लड़ने आई तो उन पर भी इसका दबाव रहा। हालांकि इस सीट को गढ़ माना जाता है जब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, हालांकि इसी सीट से राबड़ी देवी अपना चुनाव हार और एक और हम कह सकते हैं चर्चित सीट जो रही बिहार के हाजीपुर की चिराग पासवान की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरीके से पैतृक सीट ये जाहिर तौर पर, लेकिन उसमें भी उनके पिताजी को मौसमी वैज्ञानिक कहा जाता था। क्या वो अपने मौसम का अंदाजा या आकलन लगा पाएंगे? उनके खिलाफ खड़े हैं हाजीपुर से शिवचंद्र, तो क्या वो इस सीट का जो इतिहास है उसी को बरकरार रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट की हम बात करें तो लॉकेट चटर्जी, और लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ की जो सीटें हैं उन पर लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश है। देखिए, लॉकेट चटर्जी अभिनेत्री रही हैं, अभिनय का जादू बिखेरा है, हालांकि वहां से अहम सांसद है क्या, लेकिन इस बार भी वो जादू चला पाएंगी, ये देखना होगा। और बात करते हैं कोडरमा की, यहाँ पे झारखंड से खड़ी हैं अन्नपूर्णा देवी। तो बात अगर की जाए कोडरमा सीट की तो यहाँ पर भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है जाहिर तौर पर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और खासतौर से इससे पहले भी हमने देखा था भारती प्रवीण पवार की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के निंडोरी से ये चुनावी मैदान में है। और महाराष्ट्र का जो समीकरण रहा है आंचल, उसमें भी काफ़ी दिलचस्प हम कह सकते हैं। बिल्कुल, भिवंडी से कपिल पाटिल पर दाव खेला है भाजपा ने। अगर हम देखें तो सबसे अहम बात इन तमाम सीटों में यह है क्योंकि कुछ इन सीटों पर एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतारे जो दो फाड़ है। बात की जाए उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उसने अपने उम्मीदवार उतारे, तो उस लिहाज से देखिए महाराष्ट्र की सीट बहुत अहम, कल्याण की, क्योंकि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं ये, तो क्या पिता का जो राजनीतिक वर्चस्व है उसे कायम कर पाएंगे या नहीं, ये उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी श्रीकांत एकनाथ शिंदे के लिए। वहीं उज्ज्वल निकम की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य सीट से ये हैं, और जब इनको टिकट भी दिया गया था तब हमने देखा था कि प्रमोद भाई बिटिया का टिकट काटा, इन्हें टिकट दिया और इस वजह से सुर्खियों में भी रहे। बिल्कुल, 26/11 का जो हम मुख्य अभियोजक के तौर पर थे और अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल, और खासतौर से सुभाष भामरे की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के धुले सीट से चुनावी मैदान में है। और यहाँ ये जो सीट है इस पर भी जो हम कह सकते हैं जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प, ये भी बहुत मजेदार सीट है। देखिए मुकुल, क्योंकि सुंदरगढ़ की अगर हम बात करते हैं, जोयल ओराम है और इनके खिलाफ हॉकी की जो बॉल से यानी कि हॉकी की स्टिक और बॉल से खड़े हुए तिर्की हैं दिलीप तिर्की। चलिए, अब जो दिलचस्प सीटें हैं उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आपकी तरफ भी देख सकते हैं आप रविदास मेहरोत्रा और इधर राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ सीट खासतौर से ये। रविदास मेहरोत्रा सपा की साइकिल पर सवार है, कितनी गति देंगे ये देखना होगा। कद्दावर नेता है, पुराने नेता हैं, लेकिन इस पर विश्वास जताया है सपा ने, लेकिन क्या ये विश्वास वो वोट प्रतिशत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। और महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट जहां से पीयूष गोयल जो है बीजेपी की तरफ से, अच्छा, भूषण पाटिल लगातार कह रहे हैं मैं भूमिपुत्र हूं, वही पीयूष गोयल कह रहे हैं भाई मैं मुंबई का हूं, मुंबई में जन्मा हूं। ये दोनों बातें क्या वोट प्रतिशत में कितना बड़ा चेंज ला पाएंगी, ये देखना होगा। जी, और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट की अगर खासतौर से बात की जाए, राहुल गांधी और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो हैं कहीं ना कहीं 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की बात कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह। हाँ, क्योंकि अपनी जीत को लेकर वो काफी सुनिश्चित हम कह सकते हैं, आश्वस्त नजर आते हैं। अब ये आश्वासन है वो वोटों में कितना तब्दील होगा ये देखेंगे। एक और हाई प्रोफाइल सीट, ये बिल्कुल जुड़ी हुई सीट है रायबरेली और जब अमेठी की अगर जब हम बात करें, ये वैसे भी जुड़ी हुई हैं पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो क्या स्मृति ईरानी इतिहास दोहरा पाएंगी और क्या किशोरी लाल यादव को जिस मकसद से पार्टी ने उतारा है वो उस मकसद में कामयाब होंगे या नहीं? एक विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल पर, और साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला की अगर हम बात करें, उमर अब्दुल्ला और साथ ही सज्जाद गनी लोन जो है, ये दोनों ही हम कह सकते हैं कि दिग्गज रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, और दोनों की ही साख जो है वो इस चुनावी समर में नजर आ रही है यहाँ पर। क्योंकि फिर से हम वही दिखाते हुए आपको कि राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच अहम मुकाबला। और देखिए ये तमाम सीटें ये दिखाती हैं कि
किस तरह से पार्टियों ने अपने उम्मीदवार बदले भी। देखिए चिराग पासवान, शिव चंद्र राम जो लगातार कहते रहे हैं कि हाजीपुर का बेटा को लाओ और हाजीपुर बचाओ, क्या वो हाजीपुर बचा पाते हैं या उस सीट को निकाल पाते हैं, ये देखना होगा। और चिराग पासवान जो है लगातार अपनी जीत का दम भरते नजर आए हैं और किस तरीके से एनडीए एक पूरी तरीके से समर्थन जो है उनको प्राप्त है। जब प्रधानमंत्री वहां रैली करने पहुंचे थे, वो आपसी एक अंदरूनी कलह जो उससे अछूते नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये तमाम वो वीवीआईपी कैंडिडेट्स, वो तमाम सीटें हमने आपसे साझा की और बताया कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और ईवीएम में आज इन्हीं जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है वो कैद होने वाला है। प्रदेश में चर्चा का दौर हमारे संवाददाता और विशिष्ट मेहमानों के साथ रहेगा जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जनादेश 2024 के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं, मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ, वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024, जहां आपको लगातार हम बता रहे हैं 5वें चरण के मतदान के लिए किस तरीके से जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है सुबह 7 बजे से ही, और देश जो 49 सीटें हैं उन पर ये वोटिंग जारी है। और लगातार जैसे जैसे हमने आपको बताया कि हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं जनादेश 2024 से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे साथ तापस मौजूद हैं, साथ ही साथ अश्विनी मिश्र हैं, कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल भी जुड़ने वाला है जहां हम चर्चा करेंगे जनादेश 2024 को लेकर। बिल्कुल, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ साथ ही अशोक टंडन जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जब भी हम बात करते हैं कि मतदान प्रतिशत जो है, और उसी को लेकर रामकृपाल जी अगर देखा जाए किस तरीके से आपको लगता है कि इस बार की अगर बात की जाती है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और 5वें चरण तक अब मतदान जो है वो पहुंच गया है, किस तरीके से आपको अब रुझान जो है वो बनता हुआ नजर आता है? बहुत ज़्यादा उसको कहा गया कम है, लेकिन फाइनल फिगर जो आ रही है उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। कोई इसका ऐसा नहीं है कि जो लोग निकाल रहे थे कि इस बार बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, मुझे नहीं लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अभी जो बचे हुए 3 आज हो रहा है और 2 और हैं, इसमें करीब करीब जो रहा है वही रहेगा, हो सकता है उससे थोड़ा ऊपर भी जाए जी, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए मौसम इतना अनयूजुअल है, आप देखिए दिल्ली में 47-48 डिग्री टेम्परेचर, कभी किसी ने सुना नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत, लेकिन मतदाता में उत्साह है जी, वो निकल रहा है घर से और
यानी सियासी पारे के साथ साथ जो तापमान है वो भी बढ़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। जो फिलहाल हमारे संवाददाता हैं उनका रुख करेंगे। अश्विनी, आपके पास आना चाहूँगा। सियासी पारे की भी हम बात करें, उसके साथ साथ जो तापमान बढ़ रहा है, गर्मी जो बढ़ रही है, इस बीच किस तरह की जो तस्वीरें हैं जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ नज़र आ रही हैं? मौजूद हम दिखाएंगे। यहाँ पर काफी सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है लोगों का आने का सिलसिला थोड़ा थम रहा है, लेकिन अभी तक की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 12.89% मतदान हुआ है। अमेठी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर 13.45% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात हम ये बताएंगे कि हम खड़े हैं लीला टिकरी मेवई जो बूथ है वहां पर। ये लीला टिकरी मेवई जो बूथ है, अब से 9:15 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर आई। उन्होंने यहां पर वोट डाला और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। यानी कि अब एक बात ये स्पष्ट तरीके से तय है कि A602 नेपच्यून अपार्टमेंट लोखंड वाला पता नहीं है स्मृति ईरानी का। अब ग्राम मेदिनी मेवई टिकरी पोस्ट गौरीगंज वो उनका नया पता है अमेठी में। अमेठी में उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ पे रहेंगी। अमेठी में उन्होंने घर बनवाया, अमेठी की वोटर लिस्ट में वहाँ पर शामिल हुई। आज उन्होंने पहली बार यहाँ पर अमेठी में बतौर नागरिक उन्होंने अपना मतदान किया है। निश्चित तौर से अगर अमेठी की बात करें तो सबसे चर्चित सीट है, चाहे राजनीतिक रूप से कहें, चाहे मौसम के लिहाज से कहें, चाहे अन्य कारणों से कहें। तो निश्चित तौर से अगर जहाँ गठबंधन यहाँ पर अपने जातीय समीकरण के आधार पर है, वहीं पर जो केंद्र सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी अपने विकास कार्यों के साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजना है उनका हवाला दे रही है। मतदान प्रतिशत उत्साहजनक इसलिए है कि 13.5% का मतदान हो जाना शुरुआती 2 घंटे में बेहद जबरदस्त है। उम्मीद ये करेंगे कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव के मत प्रतिशत थे उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। मुकुल, साथ ही साथ हमारे साथ अगर बात करें तो कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं, कुमार अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सारण सीट से मौजूद हैं हमारे साथ, और सारण का ही हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। इस बार की जो अहम 5 बिहार की सीटें हैं उसमें भी तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो अपने राजनीतिक का किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा, जिसमें राजीव प्रताप रूडी की हम बात करते हैं, रोहिणी आचार्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं उनकी भी। हाजीपुर और सारण बिल्कुल सटा हुआ है, सीमावर्ती कहे कि दोनों की सीमाएं साथ साथ मिलती है। तो यहाँ पर सारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है ये, और राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार यहाँ से जीते हैं, 2014 और 2019 में। इसके पहले भी वो वहाँ से सांसद एक बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि 3 बार के सांसद हैं। और उनका मुकाबला राजनीति में बिल्कुल नई खिलाड़ी है रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान की थी, और इसको लेकर के यहाँ पर वो चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री राजीव प्रताप रूडी के लिए यहाँ पर आ चुके थे, और उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए प्रचार किया। वहीं लालू प्रसाद यादव जो रोहिणी आचार्य के पिता हैं, लगातार वो कैंप किए हुए, जब से नामांकन किया है रोहिणी आचार्य ने, लगातार वो कैंप किए हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार जो आरजेडी के उम्मीदवार थे चंद्रिका प्रसाद यादव, जो बाद में लालू यादव के समधी हुए और फिर रिश्ते बिगड़ गए, वो आज राजीव प्रताप रूडी के साथ घूम रहे हैं। यानी पूरे चुनाव में चंद्रिका यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी थे 2019 में, वो राजीव प्रताप रूडी के साथ घूम रहे थे। अभी हम अगर परसेंटेज की बात करें तो अश्विनी ने बताया जैसा कि 13% वहां पर हुआ है मतदान, लेकिन यहाँ जो मतदान हुआ है 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो 8.86% मतदान हुआ है। पांचों अगर ओवरऑल हम कहें कि 5 जो संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है, सबसे ज्यादा मतदान सीतामढ़ी में हुआ है, और सबसे कम मतदान चिराग पासवान का जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है वहां हुआ है। तो अभी सवेरे से जो लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी, मतदान लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक चीज समझना चाहेंगे कुमार, क्योंकि आप हाजीपुर सीट पर हैं, सारण का तो आपने बताया ही। हाजीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जिसमें लगातार जो शिव चंद्र राम है वो कह रहे हैं कि हाजीपुर के बेटे को लाना चाहिए, और यहाँ MY फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नजर आता है, जिसमें जो मुन्ना शुक्ला है जिन्हें वैशाली से खड़ा किया गया है, उनकी उम्मीदवारी कहीं ना कहीं भूमिहार वोटर बैंक को आरजेडी के खाते में लाती हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कहा कि वैशाली सीट की अगर हम बात करें तो आरजेडी की पार्टी की जो संरचना है, अगर आप इतिहास देखेंगे तो एंटी भूमिहार की रही है।
यानी कि भूमिहार कभी आरजेडी को वोट नहीं ट्रेडिशनली नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने दाव खेला है और मुन्ना शुक्ला को वहां से टिकट दिया है, तो एक तरह से भूमिहारों को साधने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि जो भूमिहार जो जाति है वो किस तरीके से मुन्ना शुक्ला के साथ जाती है। हालांकि उनके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो क्षत्रिय है, वीणा देवी, और उनके पति दिनेश सिंह MLC हैं, राजपूतों और भूमिहारों का वहाँ वर्चस्व है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो छोटी जातियां होती हैं, जो जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जो वो इंपॉर्टेंट होती है, कभी लालू यादव ने उसे जिन्न कहा था, और आज भारतीय जनता पार्टी जो इतना उभरी है, पूरे देश से लेकर के पूरे राज्यों तक उनका फैलाव हुआ है, तो उन जातियों का बहुत बड़ा रोल रहा है जिनको लोग काउंट नहीं करते। चुनाव विश्लेषक या जो चुनाव के पंडित होते हैं उनको वो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अब सारे राजनीतिक दल वैसे दलों को, जो वैसी जातियों को तरजीह दे रहे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को देखें, आप इस तरीके से VIP पार्टी के जो सहनी हैं बिहार में उनको देखें, तो अब उनको एक वेट दिया जा रहा है, और ये जो कैटलिस्ट की भूमिका अदा करते हैं चुनाव परिणामों में। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखिए किस तरीके से अलग अलग जो भूमिकाएं हैं वो नज़र आती हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, रमा का रुख कर लेते हैं। रमा, अब तक 9 बजे करीब तक 7 से 8% जो मतदान है वो वहां दर्ज किया गया था। फिलहाल किस तरह की जो तस्वीरें आप वहां देख पा रही हैं? देखिए, तस्वीरें सुबह से ही बड़ी सुखद नजर आ रही है, क्योंकि जिस इलाके में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर आप यहाँ पर उत्साह की अगर हम बात करें तो ये इलाका बहुत ही सेंसिटिव इलाका था, बारामूला का मेन। अगर हम इसके टाउन की बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये जो इलाका है ये पत्थरबाजी का गढ़ माना जाता था, और अभी तक का यहाँ इतिहास रहा है 0% वोटिंग का। लेकिन आज यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारें थी, महिलाएं सबसे पहले यहाँ पर आई हुई थी, तो उत्साह देख सकते हैं। जब हमने लोगों से बात की, एक बुजुर्ग हमें मिले, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपना पहला वोट कब डाला था, उसके बाद अब मुझे ये मौका मिला है। और वजह उन्होंने बताई कि हालात जिस तरह के थे, जिस तरह का माहौल यहाँ पर था, जिस तरह की चीजें यहाँ पर होती थी, आज वो बड़े खुश है कि आज उन्हें वोट डालने का मौका मिला है। फर्स्ट टाइम वोटर्स तो है ही, जो पुराने वोटर्स हैं वो भी अपने आप को बता रहे हैं कि हम भी एक तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स ही हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है। तो बहुत खुश है, बड़ी ही अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी। वो कहते हैं कि अगर हमें मुस्तकबिल यहाँ का बदलना है तो हमें आना है, यहाँ पर वोट करना है, और वोट की चोट से जो हमारे अधिकार। जी बिल्कुल रमा, रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश की जो पहली खबर थी वो आई थी, और अब ये खबर आ रही है कि इस दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की पुष्टि की गई है, और उसके साथ साथ उनके साथ साथ जो विदेश मंत्री थे वो भी शायद उनके साथ मौजूद थे। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति रईसी समेत ऐसा माना जा रहा है कि सभी सवारों की मौत, यानी कि जो विदेश मंत्री भी थे उनके साथ, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो बड़ी खबर। अमृत, अगर हम देखें तो जब हम विदेशी राजनीति की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक आधार पर बड़ी खबर आती हुई, जिस तरह से जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसमें ईरान के राष्ट्रपति रईसी समेत जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनकी भी मौत हुई है। जी बिल्कुल, 9 लोग उस इल फेटेड हेलीकॉप्टर पे सवार थे, जिसमें इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति ईरान के, और उनके साथ उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह, जो उनके ईस्ट अजरबैजान का प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट ईरान में। अजरबैजान देश के साथ उसका बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ के प्रोविंस के गवर्नर मालिक रहमती, और जो तबरीज मॉस्क है उसके इमाम, उनकी ये और साथ में और 5 ऑफिशियल्स की कंफर्म डेथ हुई है जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 3 हेलीकॉप्टर्स का एंटोराज था, उनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 17-18 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला। ये कल करीब 3:30-4 बजे के आसपास क्रैश हुआ, और पहली खबर करीब 5 बजे आई जब इस हेलीकॉप्टर के साथ कांटेक्ट लूज हो गया, क्योंकि वहाँ वेदर काफी खराब था, स्नो पड़ रही थी, आइसी विंड्स चल रही थी, बारिश पड़ रही थी, और वो एक बड़ा रिमोट इलाका है ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में। तो फिर टर्किश
ड्रोन्स ने, यूएवीज ने हीट सिग्नेचर्स पिकअप किए, उनके थर्मल इमेजिंग कैमरास ने कल रात, और एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स शेयर किए। ताविल करके एक गांव है, उसके करीब 3 किलोमीटर ईस्ट पर ये पाया गया। फिर IRGC के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जवान ट्रैक डाउन किए और इस लोकेशन पर इस रैकेज को ढूंढा गया, और अब उसकी पुष्टि की जा रही है उनके स्टेट मीडिया पे कि उस हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी यात्री बच नहीं पाया है। जी अमृत, और इससे पहले क्योंकि इस तरह के, जब ईरान की हम बात करें तो इजराइल के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं, पहले उनको भी सवालों के घेरे में रखा जा रहा था, क्या इस हादसे की जो वजह है वो पता चल पाई है? तो देखिए, अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि हादसे की वजह बैड वेदर की वजह से क्रैश है, क्योंकि वेदर काफी खराब था। राष्ट्रपति रईसी कल एक अजरबैजान के बॉर्डर पर एक अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ जॉइंटली एक डैम का उद्घाटन करके चॉपर से वहां वापस आ रहे थे। उनको तबरीज करके एक शहर है जो इस क्रैश साइट से करीब 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये हेलीकॉप्टर हेडेड था, क्योंकि वहां उतरकर उनको वहां से जहाज लेना था तेहरान के लिए। तो अभी तक की जो जानकारी है वो बैड वेदर की वजह से ही क्रैश हुआ लगता है। इजराइल का ना ईरान ने आधिकारिक तौर पर ना उनके मीडिया ने कोई आशंका जताई है। हाँ, सोशल मीडिया पे अमृत, क्या भी जान सकते हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है या नहीं? क्योंकि तमाम जो अन्य देश हैं, जिसमें अजरबैजान की अगर हम बात की जाए, या फिर अगर हम बात करते हैं आर्मेनिया, इराक, सऊदी अरब, तमाम जो देश हैं उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं तलाशी के लिए, सैटेलाइट मैपिंग को भी एक्टिवेट किया है। रूस ने, तुर्की ने और अजरबैजान ने और ऑफ कोर्स ईरान ने खुद अपने रिसोर्सेज इस पर डिप्यूट किए थे। फाइनली जैसे मैंने बताया कि आविंची करके एक यूएवी है, ड्रोन है, उसकी थर्मल इमेजिंग कैमरास की वजह से हीट सिग्नेचर्स पिकअप किए गए और कहा गया कि ये जो एरिया है इसमें ये रैकेज हो सकता है। फिर फिजिकली इनकी टीम्स ट्रैक डाउन की, एक रशियन हेलीकॉप्टर्स थे, 50 रशियन क्लाइमर्स थे, तुर्की के 32 क्लाइमर्स थे, ईरान की अपनी IRGC की फोर्सेस थी, इंटरनेशनल जो रेड क्रेसेंट सोसाइटी है वो उनके रेस्क्यूअर्स थे। तो फाइनली क्योंकि काफी रिमोट साइट थी तो ये टीम्स लगातार वहां पे पहुंची और रैकेज के बाद को टटोलने के बाद ये कंफर्म कर दिया अमृत, गया। ये भी बताया जा रहा है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे कि हेलीकॉप्टर की अगर बात करते हैं उसमें ईरानी राष्ट्रपति तो थे ही, साथ ही विदेश मंत्री, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती समेत कई अन्य लोग शामिल थे। बताया जी 9 लोग उस पे सवार थे, जिसमें ये 4 लोगों का मैंने बताया आपको, इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां, ईस्ट अजरबैजान के जो गवर्नर और जो तबरीज की मस्जिद है उसके इमाम आयतुल्ला अल हाशमी, ये लोग थे और उनके ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी पर्सनल थे। साथ ही अगर हम इसको ऐसे समझें अमृत, तो अजरबैजान के किस खलासी और खुदाफरीन बांध का उद्घाटन करने के लिए लोग गए थे और उद्घाटन करने के बाद जो तबरेज शहर है उसकी ओर जा रहे थे, जिसके आसपास ये माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है। जी बिल्कुल, ये सुबह कल इस डैम का जॉइंटली उद्घाटन किया गया प्रेसिडेंट अलीयेव के साथ, जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, और फिर उसके बाद संडे मॉर्निंग को ये उद्घाटन किया। उसके बाद ये अपना चॉपर लेके तबरीज की तरफ बढ़ रहे थे और ये ताबिल गांव के आसपास क्रैश हुआ, और जो करीब 100 किलोमीटर दूर है तबरीज एयरपोर्ट से, और उसी की तरफ बढ़ रहे थे, वहां से जहाज लेके उनको तेहरान जाना था। बिल्कुल अमृत, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मौसम जिस तरीके से परिस्थितियां बिगड़ती गईं उसकी वजह से भी माना जा सकता है, क्योंकि लगातार जो सर्च ऑपरेशन था वो शुरू हो गया था, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब था उस वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था टीम को। बिल्कुल, मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, ये जो टेरेन है वो रिमोट टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, इनएक्सेसिबल टेरेन है, हेविली फॉरेस्टेड टेरेन है, यहाँ पर काफी घना जंगल है।
तो इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो ताबिल गांव भी है इसके करीब 3 किलोमीटर ईस्ट में था, पर उसको एक्सेस करना, क्योंकि 500 फीट नीचे एक सूखी हुई नदी में ये रेकेज मिला, तो क्लियरली ये किसी स्लोप में क्रैश किया। उसके बाद गिरता गिरता ये जहाज, जिसको पहले कह रहे थे कि हार्ड लैंडिंग की है, क्लियरली क्रैश है, हार्ड लैंडिंग नहीं थी, ये टकराया है और उसके बाद जाके उस नदी, सूखी हुई नदी में गिरा है। तो जब ये रेस्क्यू टीम्स ताबिल भी पहुंची, उनको क्लाइम डाउन करना पड़ा करीब 500 फीट की स्ट्रेट ड्रॉप हाइट पे। तो काफी चैलेंजेस थे, तो वेदर के चैलेंजेस थे, सारी रात बारिश होती रही, बर्फबारी होती रही, और फिर एग्जैक्ट पोजीशन, क्योंकि इतना हेविली फॉरेस्टेड है, उसको लोकेट करना, इनको तो थर्मल इमेजिंग यूज करके लोकेट करना पड़ा, क्योंकि क्लियर, हालांकि तुर्की ने अपना कौगा जो नाइट विजन एयरक्राफ्ट चॉपर है वो लगाया हुआ था, पर वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली यूएवी के हीट सिग्नेचर से डिटेक्ट हुआ कि ये पॉसिबल रेकेज है। फिर सुबह का इंतजार किया गया, सूर्य की पहली किरणें जब आई तब जाके रेस्क्यू टीम्स अंदर जा पाई और साइट को रीच अपॉन कर पाई। ईरानी राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, जिस तरह से अगर हम उनके राजनीतिक का सफ़र की बात यहाँ अगर करें अमृत, तो कैसे जिस पद की बात, जिस गरिमा के पद की हम बात करते हैं, उस लिहाज से उन्होंने एक अच्छा अहम राजनीतिक सफ़र किया है इंटरनेशनल अगर हलकों की बात की जाए तो। देखिए, प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का जो पॉलिटिकल राइज है इरानियन पॉलिटिक्स में, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले उनका जो जब वो आए थे तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो रिफॉर्मिस्ट होंगे, पर उनका क्योंकि आप जानती हैं ईरान की पॉलिटिक्स में डिवाइडेड है। सुप्रीम लीडर जो होता है अभी आयतुल्ला खामेनी है, वो काफी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर होते हैं। गवर्नमेंट के रोल्स डिवाइडेड है। जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं, गवर्नेंस इश्यूज रहते हैं, पर जिस तरह की ईरानियन पॉलिटिक्स में रिलीजन और रिलीजियस फिगर्स की दखलंदाजी है, तो ये जब ये पावर में आए तो ये क्या लगाया जा रहा था, क्या ये इंडिपेंडेंट रोड चार्ट करेंगे। फिर ये देखा गया कि प्रेसिडेंट के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की अध्यक्षता में जो पॉलिसीज थी वो इम्प्लीमेंट की गई। काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, इस तरह की प्रोटेस्ट, विमेन प्रोटेस्ट, और उन पर क्रैकडाउन हुआ। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रईसी के लिए आसान नहीं था वो रास्ता, जो उनकी पॉलिटिक्स, पर अब ये कहा जा रहा था कि अब वो क्योंकि नंबर 2 माने जा रहे थे, और ये सोचा जा रहा था क्योंकि आयतुल्ला अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या ये कहा जा रहा था कि ये आयतुल्ला को सक्सीड करेंगे। पर एसेंशियली इनकी पॉलिटिक्स जो थी एक कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स थी, और जिस तरह का IRGC का यूज किया गया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का यूज किया गया प्रोटेस्ट। कौन कौन से तमाम वो देश हैं जिस तरह से ये एक बड़ा हादसा है और वो ईरान के पक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे, खास तौर पर अगर अब बात की जाए, क्योंकि इस मलबे को हटाना और इस मलबे से तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए अत्याधुनिक जो लैस साधन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जो देश अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू, अभी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, रेस्क्यू तो अब क्या रिट्रीवल रह गया, रेस्क्यू क्या करना है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है जिंदा उसमें से, तो रिट्रीव करने हैं उनके मॉडल रिमेन्स। तो उसमें मैंने बताया जैसे आपको कि रशियंस इन्वॉल्व हैं, तुर्क इन्वॉल्व हैं, टर्किश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, रशिया की एक 50 मेंबर एयरकॉम की टीम है, उनका जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, उसकी एक 50 मेंबर टीम है, उनके हेलीकॉप्टर्स है। तुर्की ने अपनी एक 32 मेंबर टीम लगाई है, 6 लैंड व्हीकल्स हैं जिसमें स्पेशल एम्बुलेंसेज वगैरह होती हैं। एक काउगा नाइट विजन चॉपर था जो इन्वॉल्व था, सारी रात वो सर्च ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। अवेंची करके उनका एडवांस्ड UAV है, वो इन्वॉल्व था। इनकी अपनी एयरफोर्स, इनकी अपनी IRGC
इन्वॉल्व है, रेड क्रेसेंट इन्वॉल्व है, अजरबैजान सर्च ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था क्योंकि उसके साथ ये इलाका लगता है और ये नहीं पता था कि ब्रॉड एरिया पता था क्रैश का। स्लोली उसको जीरो डाउन किया गया, तो पर वो ईरान की साइड पे क्रैश हुआ है। तो ये देश इन्वॉल्व थे डायरेक्टली इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसे टेक्निकली सार ऑपरेशंस कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। तो दुखद खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में जब वो अजरबैजान से एक बांध का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे उसमें उनका निधन हो गया। और फिलहाल जनादेश 2024 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024 कि किस तरीके से आज जो 5वें चरण का मतदान है वो लगातार चल रहा है और 9 बजे तक अलग अलग राज्यों में किस तरीके से जो मतदान प्रतिशत है वो क्या आया उसकी भी हमने आपको जानकारी दी। और फिलहाल सूरत हाल की अगर बात की जाए, जो हमारे संवाददाता हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि जो मतदाता हैं किस तरह का रुझान उनमें देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो नज़र आ रही हैं आज। बिल्कुल, और 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो हमारे सामने है। चलिए पहले आपको वो ट्वीट बताते हैं जो ईरानी जो विदेश मंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनके निधन से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बहुत दुख है और बहुत ज़्यादा शौक में हूँ कि ये खबर जो सामने आई है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। जिस तरह से ईरान और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने का कार्य और योगदान उन्होंने दिया है वो हमेशा से मैं याद करूँगा। माई हार्टफुल कॉन्डोलेंसेज टू हिज फैमिली एंड द पीपल ऑफ ईरान। मेरी शोक संतप्त संवेदनाएं उनके परिवार और ईरान के लोगों के साथ। इंडिया स्टैंड्स विद ईरान इन दिस टाइम ऑफ सॉरो। और ईरान के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दुखद घड़ी में खड़ा है। बिल्कुल, इस दुख की घड़ी में भारत साथ है। ये प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है एक्स पर। किस तरीके से भारत और ईरान के जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं वो हमेशा याद रहेंगे। किस तरीके से उन्होंने इसको मजबूती देने का काम किया, जो योगदान रहा है रईसी का उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस संदेश में किया है। बिल्कुल, ईरान के साथ जिस तरह के रिश्ते भारत के रहे हैं उस लिहाज से उसमें जो राष्ट्रपति रईसी हैं उनके योगदान को वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों के रिश्ते को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम राष्ट्रपति रईसी ने किया। और जिनकी असामयिक निधन से प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं दुखी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और कल भी हमने देखा था एक संदेश प्रधानमंत्री ने साझा किया था जब हेलीकॉप्टर क्रैश की जो खबर सामने आई थी। और अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, प्रधानमंत्री के ट्वीट से साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर रईसी के उस योगदान को भी आज याद कर रहे हैं जिसने भारत और ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत, सशक्त और सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। अमृत,
जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। आप क्या मैं सवाल दोहराऊं आपके लिए अमृत? सवाल बिल्कुल, सवाल मेरा ये है कि जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है वो आपने भी देखा होगा, जिसमें साफ तौर पर वो लेट डॉक्टर रईसी के उस योगदान की बात कर रहे हैं जिसने भारत और ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को बहुत मजबूत किया है, वो उसे आज याद करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए कल जब ये खबर आई तो प्रधानमंत्री विश्व के उन नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था और कहा था कि डीपली डिस्ट्रेस्ड हैं इस घटना को लेके और वो प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रपति रईसी की वेलबींग जल्दी हो और उनकी कोई अच्छी खबर आए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान की इस मुश्किल घड़ी में भारत इनके साथ खड़ा है। और फिर अब जब ये खबर आ गई है तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करता हुआ और राष्ट्रपति रईसी को एक तरह से अपनी कंडोलेंसेस देता हुआ ये दिखाता है कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो कितने भारत कितनी इम्पोर्टेंस अटैच करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to the family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. आपको याद होगा कि कुछ ईरान और भारत के जो संबंध हैं वो लगातार मजबूत रहे हैं। जब सैंक्शंस लगे थे ईरान पे, भारत लगातार ईरान के साथ खड़ा रहा। हमारा तेल का व्यापार है उनके साथ। अभी पिछले हफ्ते सरबानंद सोनोवाल जो आपके शिपिंग मिनिस्टर हैं वो वहाँ दौरा किया था और चाबहार पोर्ट का 1 पार्ट का लीज अगले 10 साल के लिए साइन हुआ था। जबकि अमेरिका का प्रेशर था कि ईरान के साथ जो ट्रेड टैक्स करेगा उन पर सैंक्शन। तो भारत ने ईरान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री का विश्व के पहले कुछ लीडर्स की में से होना, जबकि वो एक इलेक्शन कैंपेन में मौजूद हैं और ये ट्वीट करना और अपनी कंडोलेंसेस जताना क्लियरली ये दर्शाता है कि भारत ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं, जो अपने रिश्ते हैं, उसको कितनी अहमियत। और बिल्कुल अमृत, अगर हम देखें तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राइसी की जो हम कह सकते हैं पहली बार जो मुलाकात है वो 2022 समरकंद में हुई थी, उज़्बेकिस्तान एससीओ राष्ट्र प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में, जहां से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई और चाबहार पोर्ट उसका एक बहुत अहम उदाहरण है। जी बिल्कुल, भारत और ईरान के लगातार ये जो संबंध है, जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग मजबूत संबंध रहे हैं। पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति राइसी जब वो इलेक्शन जीत कर आए उनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना और फिर उसके बाद समरकंद की जो एससीओ की आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने एक स्टैंड आउट बायलैटरल की थी और जहां पर चाबहार एक इम्पोर्टेंट इशू ऑफ डिस्कशन था, क्योंकि चाबहार से आप सिर्फ अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज पहुंचा पाते हैं जो पाकिस्तान लगातार रोकता रहा। हालांकि आपके तालिबान के साथ ताल्लुकात नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, पर फिर भी आप लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते रहे। तो भारत ने ईरान को ये समझाया कि चाबहार अफगानिस्तान के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ भारत ईरान की बायलैटरल टाइज के लिहाज से नहीं, पूरे खित्ते के लिए भारत का अगर चाबहार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती है तो पूरे खित्ते को फायदा होगा। और प्रेसिडेंट रईसी ने भी इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। हालांकि उन पर प्रेशर था पाकिस्तान की तरफ से कि क्योंकि पाकिस्तान का जो गवादार पोर्ट है उसका डायरेक्ट कंपटीशन देखा जा रहा था चाबहार को, पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रईसी ने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और इस मसले को आगे बढ़ा के लेके गए। और जो हमने देखा 2 हफ्ते पहले के ये समझौता, ये करार
पूरा हुआ और अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्लियरली दोनों लीडर्स एक ही पेज पे थे कि बायलैटरल संबंध भी और पूरे जो रीजनल संबंध हैं उनको और पूरे रीजन को मजबूत करने में ये कितना अहम मील का पत्थर प्रूव हो सकता है। जी बिल्कुल अमृत, और जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री जो कि व्यस्त भी हैं अपने चुनावी दौरे को लेकर, लेकिन इस बीच भी उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं वो जाहिर की हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में, और साथ ही साथ जो भारत जो कि विश्व मित्र है, विश्व बंधु है, उसका भी परिचायक एक, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में ना सिर्फ उनकी संवेदना बल्कि ईरान के साथ जो भारत है वो खड़ा हुआ है। अमित, अगर हम आपकी समझ से समझना चाहें, जो कूटनीतिक रिश्ते होते हैं उनकी एक अलग ही व्याख्या की जाती है, खासतौर पर अगर बात की जाए ईरानियन राष्ट्रपति की, तो किस तरह का संबंध या फिर हम किस तरह की कूटनीतिक समझ मान सकते हैं प्रधानमंत्री और डॉक्टर राइसी के बीच? देखिए, जब ईरान इंटरनेशनली आइसोलेटेड था, वो अभी भी है आइसोलेटेड, वेस्टर्न वर्ल्ड का खास करके अमेरिका का एक प्रेशर है। आपने अपना ऑयल ट्रेड उनके साथ कायम रखा, आपने अमेरिकन को, आपने वेस्ट को ये समझाया कि अगर आप कंप्लीटली उनको शंक कर देंगे तो इससे बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो भारत ने बहुत स्किलफुली इसको नेगोशिएट किया, खास करके इजराइल और हमास के युद्ध लगने के बाद ईरान का रोल वेस्ट बड़े सस्पिशन से देखने लगा और ईरान की आइसोलेशन बढ़ी। भारत को और मुल्कों को धमकियां भी दी गई कि अगर आप इनके साथ ट्रेड करेंगे या किसी भी तरह के तजारती ताल्लुकात रखेंगे तो आप सैंक्शंस के शिकार होंगे। पर भारत ने इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया और एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो मेरा ख्याल है इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर रईसी की जो एक पर्सनल इक्वेशन थी वो काफी काम आई। भारत ने ये समझा कि अगर आप भारत कंप्लीटली ईरानियन पॉलिसीज को इंडोर्स नहीं करता है या जिस तरह के क्रैकडाउन हुए वहां पर भारत ने अपने एतराज जताए उन पर भारत ने ये पोजीशन ली कि आप अगर कंप्लीटली किसी को आइसोलेट कर देंगे, इफ यू डू नॉट हैव अ फुट इन द डोर, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव। अमृत, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, एक बार बता दें कि जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, उनका भी ट्वीट आया है इसी पूरे मुद्दे पर, जहां उन्होंने लिखा है कि डीपली शॉक्ड टू हियर of the passing away of Iran's President Dr. Ibrahim Raisi and the Foreign Minister H. Amir Abdullahian in the helicopter crash. Recall my many meetings with them, most recently in January 2024. Our condolences to the family. We stand up with the people of Iran in the time of the tragedy. साफ तौर पर जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा है कि वो सदमे के साथ बहुत दुख में है जिस तरह से निधन हुआ है ईरानी राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री का। वो अभी जो हाल ही में उन्होंने दौरा किया था जनवरी 2024, उसे भी याद करते हुए उन्होंने लिखा कि इस दुख की घड़ी में वो ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। एक सवाल और जानना चाहूँगी मैं आपसे अमृत, कि अब अगर ईरान के मुस्तकबिल की बात की जाए तो उसका सिरमौर कौन होगा? क्योंकि एक राष्ट्रपति का इस तरह से चला जाना, फिर साथ ही साथ वहाँ के विदेश मंत्री का चला जाना कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैंने ने कहा कि सिस्टम गवर्नेंस का प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होगा। ये कल रात ही उनकी स्टेटमेंट आई, तो मुझे लगता है कि उनको आशंका थी कि इस तरह की का वाकया गुजर चुका है और हालांकि पब्लिकली उन्होंने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे ये भी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं और पूरा मुल्क उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआएं कर रहा है उनकी सलामती के लिए। पर उनका ये कहना इस स्टेटमेंट में कि गवर्नेंस डिस्टर्ब नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से कि पॉलिटिकल कंसल्टेशंस वहाँ शुरू हो चुकी हैं कि इनके सक्सेसर कौन होंगे। पर ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति रईसी को नंबर 2 देखा जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी स्टेप डाउन करेंगे तो क्या ये स्टेप अप कर सकते हैं सुप्रीम लीडर का रोल अदा करने को। और ब्रॉडली जो उनकी क्लर्जी है वो एग्री करती थी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रईसी में
वो सभी क्वालिटीज मौजूद थी कि वो देश की एक सुप्रीम लीडर का, क्लर्जी के हेड का रोल अदा कर सकें। पर अब एक रीजेक्ट करना होगा उनको, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान बड़े इम्पोर्टेंट फिगर्स थे उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में, और अब एक रीजेक्ट होगा। अब ये एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे अमृत, कि जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति की जब जो ये निधन हुआ है, तो शासन चलाने के लिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ेगा, जिसमें जो पहले देश के सर्वोच्च नेता हैं यानी कि आयतुल्लाह अली खमनोई, उनसे मंजूरी लेनी होगी। कितना बड़ा ये फैसला होगा उनके लिए, क्योंकि सरकारी तंत्र में सबसे बड़ा सर्वोच्च पद अगर हम ईरान की बात करें तो वो पहले नागरिक के बाद राष्ट्रपति का होता है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट खामेनेई आपके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने, जैसे मैंने कहा, कि संदेश ऑलरेडी दे चुके हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ घंटों में जब ये फॉर्मेलिटीज खत्म होंगी तो एक क्लियर मैसेज देने के लिए इनके सक्सेसर को अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो केयरटेकर हों, पर आने वाले 1-2 दिन में जो वहाँ की क्लर्जी है और वहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि क्लर्जी का सुप्रीम लीडर का बहुत बड़ी से है उनकी पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है कि आयतुल्लाह अपॉइंट करेंगे इनके सक्सेसर को, और किस तरह का रीजिक करना होगा वो कंसल्टेशंस अभी चल रही होंगी। जी बिल्कुल। तो ये इस वक्त बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कैसे राष्ट्रपति रईसी की अगर बात की जाए, उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, उसके बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई। बिल्कुल, और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ।